हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए, मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा। जय हिंद। आज हम जिस सवाल पर गौर करने वाले हैं, वो है विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक शास्त्रों से क्या संबंध है, यानी व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेस। और इस सवाल का जवाब दोस्तों बड़ा सीधा और गहरा है कि विधि शास्त्र अपने आप में ही एक सामाजिक विज्ञान है। ये कोई अलग थलग विषय नहीं, बल्कि एक कानून की दुनिया और हमारे समाज के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। विधि शास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? असल में क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक हम इंसानों से है। ये सिर्फ सूखी और बेजान धाराओं और नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये इस बात का अध्ययन है कि हम एक समाज के तौर पर एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और वो कौन से नियम हैं जो हमें एक साथ जोड़कर रखते हैं। जरा सोचिए, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हजारों साल पहले महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम अकेले नहीं जी सकते, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। और जब भी हम एक साथ रहते हैं तो हमारे बीच कुछ नियम, कुछ कायदे होने जरूरी हैं। बस यहीं से सामाजिक विज्ञान और आखिरकार विधि शास्त्र का जन्म होता है। और यहीं पर विधि शास्त्र का किरदार एकदम खास हो जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये सब भी इंसानी रिश्तों का अध्ययन करते हैं, लेकिन विधि शास्त्र सिर्फ उन रिश्तों पर ध्यान देता है जिन्हें कानून के दायरे में लाया गया है, जिन्हें कानून नियंत्रित करता है। एक तरह से ये समाज की नब्ज को कानून के चश्मे से देखता है। चलिए अब इस रिश्ते की परतों को खोलते हैं। कानून, समाज और इंसान का मन, ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? ये एक ऐसा ताना बाना है जिसे समझना बहुत जरूरी है। विधि शास्त्र और समाज शास्त्र को दो ऐसे दोस्त समझिए जो एक ही मंजिल पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग हैं। विधिवेत्ता की शुरुआत कानून से होती है। वो ये देखता है कि बना हुआ कानून समाज पर क्या असर डाल रहा है। वहीं दूसरी ओर एक समाजशास्त्री की शुरुआत समाज से होती है। वो ये देखता है कि समाज की जरूरतें, उसकी परेशानियां कैसे एक नए कानून को जन्म देती हैं। एक का फोकस कानून है, दूसरे का समाज। और इनके इसी गहरे संबंध ने विधिशास्त्र में सोशियोलॉजिकल स्कूल को जन्म दिया, जिसके सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे रॉस्को पाउंड। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का एक कमाल का सिद्धांत दिया। इसका मतलब है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक औजार है, एक टूल है, जिससे समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारत का मशहूर विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला। उस वक्त तक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर कोई साफ कानून नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक सोशल इंजीनियर की तरह काम किया। उन्होंने समाज की इस बड़ी जरूरत को समझा और विशाखा गाइडलाइंस जारी की, जो बाद में एक पूरे कानून का आधार बनी। तो ये तो साफ है कि कानून हमारे बाहरी कामों को, हमारे बर्ताव को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि हमारा ये बर्ताव आता कहाँ से है? आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमारे कामों को नियंत्रित करती है? इस सवाल का जवाब हमारे मन की गहराइयों में छिपा है। और बस यहीं से कहानी में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की एंट्री होती है। मनोविज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि एक इंसान कोई खास काम, खासकर कोई अपराध क्यों करता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या वो गुस्से में था, लालच में था, या किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा था? इस क्यों को समझे बिना सही न्याय हो ही नहीं सकता। कानून बाहरी काम, जिसे हम एक्टस रियूस कहते हैं, उसे देखता है, जबकि मनोविज्ञान उस काम के पीछे की नीयत यानी मेंस रिया को समझने की कोशिश करता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में ये फर्क बहुत ही साफ नजर आता है। सोचिए, धारा 299 आपराधिक मानव वध और धारा 300 हत्या की बात करती है। दोनों में ही किसी की जान जाती है, लेकिन सजा में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान हमें बताता है कि अचानक हुए झगड़े में गुस्से में किसी को धक्का दे देना और महीनों तक सोच समझकर पूरी योजना के साथ किसी की जान लेना, इन दोनों के पीछे की मानसिक स्थिति एक नहीं हो सकती। यही आशय का फर्क है जो सजा तय करता है। अब तक हमने देखा कि कानून समाज और मन से कैसे जुड़ा है, लेकिन इस तस्वीर में एक और बहुत जरूरी रंग भरना बाकी है, और वो रंग है वक्त का, यानी इतिहास का। कानून कोई ऐसी चीज नहीं जो रातों रात आसमान से टपक पड़े। ये तो सदियों के तजुर्बों से धीरे धीरे विकसित होते हैं। विद्वान बोधान का ये कथन सोने की तरह खरा है। उनका कहना था कि विधि शास्त्र इतिहास के अभाव में अंधा है।
मतलब अगर हमें आज के किसी कानून को समझना है तो हमें इतिहास की उस सुरंग में जाना ही होगा जहां उसकी नींव रखी गई थी। अगर हम ये नहीं जानते कि कोई कानून कहां से आया तो हम ये कभी नहीं समझ सकते कि वो आज जैसा है वैसा क्यों है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भारत में महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का कानून है। सोचिए, आज़ादी से पहले तो छोड़िए, 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बाद भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक नहीं था। लेकिन समाज आगे बढ़ा, सोच बदली और एक लंबे सामाजिक और कानूनी संघर्ष के बाद आखिरकार 2005 में संशोधन हुआ, जिसने बेटियों को हमवारिस यानी को-पार्टनर का बराबर का दर्जा दिया। अगर हम इस पूरे इतिहास को नहीं देखेंगे तो हम इस कानून के असली महत्व को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये रिश्ता इतना बुनियादी है कि विधिशास्त्र की एक पूरी की पूरी शाखा, जिसे हिस्टोरिकल स्कूल कहते हैं, इसी विचार पर टिकी है। इसके एक बड़े विचारक थे वॉन सैविनी। उन्होंने वॉल्ड्सगाइस्ट का एक सिद्धांत दिया जिसका मतलब है लोगों की आत्मा या समाज की चेतना। उनका मानना था कि कानून किसी राजा महाराजा के हुक्म से नहीं बनता, बल्कि वो तो समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों से ठीक वैसे ही अपने आप पैदा होता है और बढ़ता है जैसे किसी समाज की भाषा विकसित होती है। तो हमने कानून के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक पहलुओं को समझ लिया है। अब आते हैं उन 3 ताकतों पर जो आज के दौर में समाज को चलाती हैं और कानून पर गहरा असर डालती हैं। वो हैं धन, नैतिकता और राजनीति। कार्ल मार्क्स और एंजल जैसे कुछ विचारकों का मानना था कि कानून हमेशा से ही आर्थिक शक्तियों का एक नतीजा रहा है। उनका तर्क था कि जिस वर्ग के हाथ में पैसा होता है वो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अब ये एक विवादास्पद दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन ये हमें कानून और अर्थशास्त्र के बीच के गहरे संबंध को जरूर दिखाता है। आखिरकार दोनों का अंतिम लक्ष्य तो लोगों की भलाई और समाज का उत्थान ही है। जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई तो मिलों और फैक्ट्रियों में मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। तब समाज को यह एहसास हुआ कि आर्थिक तरक्की की कीमत इंसानियत नहीं हो सकती। इसी के जवाब में भारत जैसे देशों ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम और कारखाना अधिनियम जैसे कानून बनाए। ये कानून मजदूरों के हक और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे कानून आर्थिक ताकतों को भी नियंत्रित कर सकता है। अब बात करते हैं नैतिकता यानी एथिक्स की। कानून और नैतिकता अक्सर एक ही रास्ते पर चलते हैं, पर वे एक चीज नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने दोस्त से मजाक में कोई छोटा मोटा झूठ बोल दिया। ये शायद अनैतिक हो, पर यह गैर कानूनी नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अदालत में गीता या कुरान की शपथ लेकर झूठ बोलता है तो यह शपथ भंग यानी पर्जरी का एक गंभीर अपराध है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कानून नैतिकता की एक खास रेखा को पकड़कर उसे कानूनी रूप दे देता है। और आखिर में आते हैं राजनीति शास्त्र पर। आज की दुनिया में कानून और राजनीति को एक दूसरे से अलग करना लगभग नामुमकिन है। सरकारें अपनी विचारधाराओं को लागू करने और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कानूनों का इस्तेमाल करती हैं। भारत में टाडा कानून का निरस्त किया जाना इसका एक बहुत ही साफ उदाहरण माना जाता है। कई लोगों का मानना था कि यह बहुत सख्त कानून था, लेकिन उसे हटाने का फैसला सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को देखकर नहीं, बल्कि वोट बैंक की राजनीति के दबाव में लिया गया था। ये वाकया हमें दिखाता है कि कैसे राजनीतिक ताकतें किसी भी देश के कानूनी ढांचे को सीधे सीधे बदल सकती हैं। तो इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ बुनने के बाद इस पूरी चर्चा से हम आखिरकार क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष बस इतना सा है कि कानून कोई अकेली बेजान चीज नहीं है जो किसी अलमारी में रखी किताबों में बंद हो। नहीं, ये एक जिंदा सांस लेने वाली चीज है। ये हमारे समाज का, हमारे इतिहास का, हमारी सोच का और हमारी राजनीति का आईना है। और इसे सही मायनों में समझने के लिए हमें इसे समाज विज्ञान के इन सभी अलग अलग चश्मों से देखना ही होगा। अगर आपको विधिशास्त्र की इस दुनिया की सैर में कुछ नया सीखने को मिला और ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो हमारे इस सफर में साथी बने। इस प्रस्तुति को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले विश्लेषण से ना चूकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।